हाय फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो है और करंट जो मार्केट का सिनेरियो है उस पे पहले एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में एक स्टॉक का जो है क्वार्टर रिजल्ट भी डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा गैप हो गया है, बीते वक्त थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों में एंगेज भी था और फिर थोड़ा सा हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से कुछ खास वीडियो नहीं बना सका हूँ। पिछले बीते वक्त में थोड़ा सा एक लंबा गैप हो गया है आई फील। तो कोशिश ये करेंगे कि इस चीज़ को आगे कैरी ऑन करें। और तो जो करंट का मार्केट का सिचुएशन अगर आप देखें तो इस समय एक ज़बरदस्त सेल ऑफ दिख रहा है जो कि सब तरफ से आ रहा है। बेसिकली एफआईआईज भी बेच रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस जाता हुआ दिख रहा है मार्केट से। एंड एक्सट्रीम पेसिमिस्टिक सिचुएशन है मार्केट की, जिसको कह सकते हैं कि जहाँ पर एक कंप्लीट सेल ऑफ होता है और लोगों को माने वो कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है कि क्या करें। और साथ ही साथ जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो जाते हैं इस तरीके के, तो उससे एक मार्केट का सेंटिमेंट टोटल आउट एंड आउट जो है वो बियरिश हो जाता है। बेसिकली अगर आप देखें कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, द वॉर बिटवीन ईरान, इज़राइल एंड यूएस, सॉरी मैंने ईरान से जो इज़राइल और यूएस की मिलकर जो वॉर चल रही है वो बेसिकली उसके रीज़न्स कई दिए जा सकते हैं। रीज़न्स कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ बेसिक रीज़न यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं उसको लेकर एक इशू क्रिएट किया जा रहा है। बेसिकली अमेरिका, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अमेरिका की एक पॉलिसी है, अमेरिका उसकी लाइन को टो कर रहा है। बेसिकली अमेरिका की पॉलिसी ये है कि वो बेसिकली वेनेजुएला को उन्होंने अटैक किया और वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल लिया क्रूड पे, और फिर सारी दुनिया को ये प्रेशर कर रहे हैं कि अब आप क्रूड जो है वो वेनेजुएला से ख़रीदें। इवन अब उनका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ईरान में है, ईरान पे अटैक कर दिया है उन्होंने। और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको भी उन्होंने शायद, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो उनको उन्होंने मार दिया, उन्होंने बताया, कोई कंफर्मेशन तो है नहीं ऐसी चीज़ों का। तो इस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से क्या होता है, मार्केट जो है वो इस तरीके के अनसर्टेनिटी वाली स्टेज में घुस जाता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर सेल ऑफ आता है, हर तरफ से आता है। तो कह नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है। अपना काम ये है कि मार्केट में जो है अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो स्टे इन्वेस्टेड। अब इतना सेल ऑफ और इतना गिरावट के बाद जो है वो मार्केट में बने ना रहने का पीछे छोड़कर कोई दूसरी वजह मैं देखता नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, ये शॉर्ट टर्म का हो सकता है, अब कितने दिन चलेगी ये वॉर, और ये एक्चुअल में इसका क्या फेज़ होगा, क्या पीरियड होगा, कोई गेस नहीं कर सकता। जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर, वो चलती है, कभी नहीं चलती है, फिर रुक जाती है, फिर चलती है। तो वो करीब करीब 3.5 साल हो गए रशिया यूक्रेन वॉर का। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पर ऑलरेडी हो चुका था और वो न्यूट्रलाइज हो गया है। इसका भी इम्पैक्ट जो है वो आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना है, कि चीज़ें धीरे से सेटल डाउन हो जाएंगी। तो देखते हैं आगे कैसे क्या रहेगा मार्केट में। मेरा यही मानना है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उसको देखना चाहिए। ऐसे मौके पे एक बहुत छोटे से एक कोट है, मैं यहाँ किसी को कोट नहीं करना चाहता था, लेकिन वॉरेन बफेट ने कहा कि व्हेन व्हेन मैंने जब सब ग्रीड देखें तब आपको फियर होना चाहिए, और जब सब फियर देखें तो आपको ग्रीड होनी चाहिए। तो बेसिकली लालच, ग्रीड जिसका मतलब लालच है, जब सबको लालच दिखे तो आपको डरना चाहिए। वैसी सिचुएशन होती है मार्केट की, माने जब सब लालच देख रहे हो, सब ये देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाएगा, यहाँ से भी ऊपर जाएगा, तो आपको डरना चाहिए कि आप को कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि अब मार्केट में ये किसी समय भी ये फॉल बैक कर सकता है। तो उस समय आपका एग्ज़िट मोड होना चाहिए, ना पूरी तरीके से तो एटलीस्ट एक साइज़ेबल रिटर्न बनाकर निकलना चाहिए। तो ग्रीड एंड फ़ियर का जो है वो ऐसा ही रिश्ता है। और जब सब डरे हों, जब सब फ़ियर में हों, तो आपको ग्रीडी होना चाहिए। तो इस समय जो मार्केट में है वो सब डरे हुए हैं। तो दिस इज़ द मोमेंट एंड दिस इज़ द टाइम जब आपको आपको लालच आना चाहिए मन में कि मुझे यहाँ से अच्छे रिटर्न बनाने हैं। तो इस समय मार्केट में प्लेस इन करने का समय आ रहा है।
उस तरीके से देखना चाहिए। बल्कि मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मार्केट का क्या बॉटम बनेगा इस बात की कोई श्योरिटी कोई नहीं दे सकता कि अभी ख़रीदें कि 15 दिन बाद ख़रीदें। तो मुझे लगता है कि मार्केट अब उस तरीके के जोन में है कि इन द हाइंडसाइट आने वाले कुछ समय के बाद हमको ये समझ में आएगा कि क्या मार्केट बेहतर हो गया या मार्केट ख़राब हो गया। तो ये अभी नहीं समझ में आएगा। हमको लगेगा कि बॉटम कब बना ये हमको तुरंत नहीं पता लगता है, इसके लिए समय लगता है। आने वाले कुछ समय में जब बॉटम बन जाएगा तो वो समझ में आएगा कि हाँ ये बॉटम बन गया था, अब यहाँ से मार्केट वापस चलती है। तो हमेशा ये देर से पता चलता है, किसी को भी एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट पीरियड नहीं पता होता है। अगर कोई ये कहता है कि उसे पता है तो वो आपके साथ झूठ बोल रहा है। मेरा इतना ही कहना था मार्केट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, इसको आगे देखेंगे। साथ ही साथ एक कंपनी है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स बोल के एक कंपनी है जिसका रिजल्ट आया। तो बेसिकली कंपनी का एक बहुत सिंपल सा मॉडल है। बेसिकली महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी थी, ज्वेलरी कंपनी थी, जिसने और वहाँ उनका लेगेसी पीरियड ऑलमोस्ट अब 200 साल का हो गया है। 1832 में उन्होंने पहला शोरूम अपना खोला था ज्वेलरी का, जो कि बहुत छोटा सा रहा होगा। 1832 में आप समझ ही सकते हैं कि क्या ज्वेलरी का शोरूम रहा होगा, वो बहुत छोटा सा ज्वेलरी का शोरूम रहा होगा। तो वो लोग पीएन गाडगिल जो है वो है पुरुषोत्तम नारायण गाडगिल ज्वेलर्स। तो इसीलिए उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएनजी बोलते हैं, पीएनजी ज्वेलर्स। तो बेसिकली होता ये है कि वो जो है महाराष्ट्र बेस्ड ज्वेलर्स थे पहले। महाराष्ट्र में वो लंबे समय तक बने रहे। उन्होंने 1832 में पहली शोरूम खोली। धीरे धीरे करके वहाँ कई राज्यों कई ज़िलों में वो अपने शोरूम्स खोलते थे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50 से ऊपर के शोरूम होंगे उनके इस समय महाराष्ट्र में। तो एक बड़ा नंबर है जो कि महाराष्ट्र में वो इस समय होल्ड करते हैं। अब कंपनी के इस समय टिल नाउ अगर अप टू डेट के हिसाब से मैं बताऊं नंबर, तो 68 शोरूम्स हो चुके हैं, जिसमें कि ज़्यादातर उनके महाराष्ट्र में हैं। तो बेसिकली कंपनी जो है वो महाराष्ट्र बेस्ड है। और इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि वो बहुत छोटे टाइप के ज्वेलर्स से उन्होंने धीरे धीरे करके अपने पोजीशन को बिल्ड इन किया, और महाराष्ट्र में अब वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटर इन मुंबई है महाराष्ट्र में। तो नंबर 1 प्लेयर है महाराष्ट्र में बिकॉज ऑफ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर देखें। तो बेसिकली अब कंपनी का कोशिश ये है कि वो अपने इस एक राज्य के मॉडल से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में भी टैप इन करें, वहाँ पर भी जाएं। कंपनी ने बेसिकली कुछ शोरूम्स बाहर भी खोले हैं, जैसे कि उन्होंने एक शोरूम खोला है मध्य प्रदेश इंदौर में। एक उन्होंने रिसेंटली इसी क्वार्टर में पटना बिहार में भी एक शोरूम खोला है। तो बेसिकली अब सेंट्रल इंडिया पे उनका फोकस है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में उनका आने वाले 1 साल में उनका फोकस ये रहेगा कि यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा शोरूम खोलें। उत्तर प्रदेश में वो ऑलरेडी 2 शोरूम खोल चुके हैं, एक कानपुर में, एक लखनऊ में। तो 2 शोरूम उनके ऑलरेडी वहाँ पर हैं। पीएन गाडगिल मैं आपको ऐसे समझाऊं कि महाराष्ट्र में उनका मॉडल जो है वो अलग तरीके से है। वो ट्रेडिशनल ज्वेलर हैं, जो माने ट्रेडिशनली जो ज्वेलरी लोगों का ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है। गोल्ड में लोग बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज्वेलरी बनवा लेते हैं गोल्ड की। तो इस तरीके का जो है ट्रेडिशनली वहाँ काम होता था। उनके जो रेवेन्यू का 40% है वो ओल्ड गोल्ड, पुराना गोल्ड देकर नया गोल्ड खरीदने का जो है चलन वहाँ ज़्यादा है। और उनके कस्टमर्स का बेस वैसा है महाराष्ट्र में, और लोग बहुत ही भरोसे और फेथ के साथ उनको देखते हैं। तो वहाँ का मॉडल थोड़ा सा अलग है। अब जो नए राज्यों में वो जा रहे हैं वहाँ थोड़ा सा मॉडल अलग हो जा रहा है, प्रोडक्ट वाइज अलग हो रहा है। बेसिकली रेवेन्यू मिक्स या प्रोडक्ट मिक्स कहें तो वो चेंज हो रहा है। बेसिकली महाराष्ट्र का जो उनका बिज़नेस था वो ट्रेडिशनल बेस्ड बिज़नेस था, ट्रेडिशनल ज्वेलरी से बेस्ड था। अब उनका जो एक अलग से बिज़नेस है पीएनजी लाइट बोल के, पीएनजी लाइट वो है लाइट वेट ज्वेलरी का है, स्टडेड ज्वेलरी और बैंगल्स और पोल्की इस तरीके की ज्वेलरी जो वो बेचते हैं, कुंदन की ज्वेलरी जो होती है वो सब बेचते हैं। तो इस तरीके का बिज़नेस मॉडल है। और उनका ये कहना है कि कम ग्राम वाले या छोटी ज्वेलरी पर ज़्यादा लोगों का जोर है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत हाई है। तो वो बेसिकली कंसोलिडेशन फेज़ में हैं। इन जगहों पे उन्होंने अभी लिमिटेड शोरूम्स खोले हैं और धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करेंगे। कंपनी के 68 शोरूम हुए। इस साल के मार्च तक उनका टारगेट है 78 से 80 स्टोर्स खोलने के। तो 10-12 शोरूम और खोलेंगे, और अगले साल के लिए वो प्लान कर रहे हैं ऑलमोस्ट 100 to 105 शोरूम।
तो इससे ये दिख रहा है कि कंपनी अगले साल में भी 20-25 शोरूम खोलेगी। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये नंबर बहुत छोटा लग रहा है, कंपनी का बेस जो है वो भी छोटा है, तो कंपनी को तेज़ी से ग्रो करना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगा, इसको आप इस तरीके से देखें कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो बेसिकली ट्रेडिशनल ज्वेलरी पे था। अब क्या हो रहा है, क्योंकि प्राइसेज़ बहुत हाइक हो गए हैं गोल्ड के, तो जिसकी वजह से ये कोशिश ये कर रहा है कि ट्रेडिशनल ज्वेलरी से हटकर थोड़ा-सा लाइट वेट ज्वेलरी, स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरीज़ और इनकी तरफ फ़ोकस्ड हो। और ये जो नए मार्केट इन्होंने एंटर किए हैं, वहाँ पर इस तरीके के ज्वेलरी का डिमांड भी ज़्यादा आ रहा है। स्टड रेशियो भी इनका बहुत हाई है। तो उसकी वजह से इनकी कोशिश ये है कि वो इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें कि माने ज्वेलरीज़ पे। और ख़ास बात ये है, आप ये जानते ही हैं कि जब प्योर गोल्ड ज्वेलरी से जब स्टडेड ज्वेलरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ मार्जिन बेहतर होते हैं कंपनी के। तो कंपनी बेसिकली मेकिंग चार्जेस के काम करती है। कंपनी पूरी तरीके से हेज्ड है अपने बिज़नेस को लेकर। कंपनी ने ये भी क्लैरिटी दी। इस क्वार्टर में जो इनकी ग्रोथ आई है वो 35.6% की आई है, जो कि अच्छा नंबर है। 3302 करोड़ का सेल आया है इनका। पैट जो है वो 171 करोड़ के आसपास है, जो कि 98% से बढ़ा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को कंटिन्यूअसली मिल रहा है। और कंपनी ने कोको स्टोर्स खोले हैं, एक पिंपरा छिंदवाड़ी में, जिस मोशी बोल के जगह है वहाँ पर। पटना और विमान नगर में भी इन्होंने शोरूम खोला है। तो कंपनी का अगर देखें तो मॉडल बहुत सिंपल है। कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल्स पर फोकस करना चाहती है, लेकिन थोड़ा-सा वो अभी वेट कर रहे हैं, वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ज़्यादा स्टोर्स वो उन्होंने इस साल में, अगर ग्रोथ वाइज़ देखें, रेवेन्यू वाइज़ देखें, तो उनके खुद के स्टोर्स से ज़्यादा रेवेन्यू आया है। वहाँ से 35-40% का ग्रोथ आ रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बहुत हायर साइड पे है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास का है उनका। और फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, वहाँ ग्रोथ बड़ी धीमी है। तो 10-12% का है। कॉन कॉल में सवाल ज़रूर उठा था कि आपका जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वहाँ पर आपको ग्रोथ क्यों नहीं ज़्यादा दिख रही है। तो उनका कहना था कि अभी हम अपने ही स्टोर ज़्यादा करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें फेथ अपने आप पे आ रहा है। पहले हम उस चीज़ को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। नए मार्केट एरियाज़ में हम घुस रहे हैं, तो पहले हमारी कोशिश ये है कि बेस्ट लोकेशंस पे हम अपने शोरूम्स खोलें। उसके बाद फिर जो हमारे सबब्स के इलाके होंगे वहाँ पर हम फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू शोरूम्स आने वाले समय में खोलेंगे। इसी वजह से रेवेन्यू इस साल, इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे 10-12% का है, जबकि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 35% की है। तो कंपनी का ये एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ मॉडल है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो धीरे से ज्वेलरी में भी शिफ्ट दिखा रहे हैं। ट्रेडिशनल से बेसिकली स्टडेड ज्वेलरीज़ और इन सब चीज़ों पे मूव ऑन कर रहे हैं, नए एरिया पे जा रहे हैं। तो वो बहुत तेज़ी से स्टोर एक्सपेंशन करने के बजाय थोड़ा-सा कंसोलिडेटेड करते हुए, वो धीरे से इस चीज़ को बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं इसको, कि धीरे-धीरे करके वो एक स्टेप और आगे बढ़ें। तो बेसिकली माधुरी दीक्षित जो है, वो इनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप जानते ही हैं महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, तो माधुरी दीक्षित भी महाराष्ट्र से ही आती हैं। तो उनको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर, लॉन्ग टर्म ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। रणबीर कपूर जो फ़िल्म एक्टर हैं वो, और सारा तेंदुलकर को उन्होंने स्टडेड ज्वेलरी का जो बिज़नेस है पीएनजी लाइट, उसके लिए साइन किया है बेसिकली अगले 2 से 3 साल के लिए। तो ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो बेसिकली वो अब नए ज्योग्राफ़ीज़ में जो एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ अपनी प्रेज़ेंस को फ़ील कराने के लिए इस ब्रांड वैल्यू की का मदद वो लेंगे। बेसिकली रणबीर कपूर की जो है वो ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। नए एरियाज़ में जा रहे हैं, नए ज्योग्राफ़ीज़ में जा रहे हैं, लोग कनेक्ट करना शुरू करेंगे। बिकॉज़ महाराष्ट्र में जो इनका बिज़नेस है वो जमा-जमाया सा है। बेसिकली वो 150 साल से यहाँ ज्वेलरी बेच रहे हैं, 150 से 200 साल से ज्वेलरी बेच रहे हैं, तो लोग जानते हैं उनके ब्रांड को। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर लोग अभी उसे जानते नहीं हैं, तो वो कनेक्ट जो है कस्टमर के साथ, वो बनाने की कोशिश हो रही है इस ब्रांड वैल्यू के थ्रू। तो कंपनी का नंबर्स पे डिस्कशन कर लें अगर, तो रेवेन्यू जो है वो 3302 करोड़ का था, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर मैं देखूँ तो वो 2435 करोड़ था। ऑलमोस्ट 35.6 की ग्रोथ दिख रही है। ग्रॉस प्रॉफिट 474 करोड़ का था इस क्वार्टर, जो कि पिछले साल 239 करोड़ था। वहाँ पर भी 98% की ग्रोथ है। परसेंटेज वाइज जो है वो नंबर जो है वो 10% से बढ़कर 14% पे आ गया है। एबिटा लेवल पे मार्जिन जो है वो 271 करोड़ का है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 129 करोड़ था।
और मार्जिन परसेंटेज EBITDA का भी जो है वो 5.3 से बढ़कर 8.2 चला गया है। अब पैट जो है वो 228 करोड़ का है, 5.2% है, और पिछले साल ये 115 करोड़ था जो कि 3.5% के हिसाब से था। तो अगर देखें तो परसेंटेज वाइज ग्रॉस प्रॉफिट हो, EBITDA हो या पैट हो, सभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं पिछले साल वाई ऑन वाई बेसिस पे। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि ये इस Q3 को जो है वो फेस्टिव सीज़न के साथ जोड़कर देखना चाहिए। इस क्वार्टर में हमको सेल एक्सीडिंगली ज़्यादा मिली है और इसी वजह से ग्रोथ भी परसेंटेज वाइज भी ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन उनका ये व्यू है कि जो इनका EBITDA लेवल का मार्जिन है वो करीब करीब 7% के आसपास रहेगा। ये 8.2 जो है ये वन टाइम है, यहाँ से ये इतना कंटिन्यू नहीं हो सकता आने वाले क्वार्टर्स में, तो वो 7% के आसपास रहेगा। पैट जो है वो 5.2 पे है। ये भी कहीं जाकर उनका ये कहना है कि ये भी नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे समझें कि ये 4% के आसपास रहेगा, 3.8, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स कह लें या स्काई गोल्ड कह लें या और भी जितनी ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उन सबका जो है ऑलमोस्ट ये नंबर 3, 3.5, 4% के आसपास है। तो कंपनी का भी यही कहना है कि उसका भी नंबर जो पैट के बेसिस पे रहेगा वो 3 ही 4% के आसपास रहेगा, बिकॉज इस क्वार्टर में ज़्यादा सेल आई है, फेस्टिविटी का इफेक्ट था जिसकी वजह से, और स्टडेड ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी गोल्ड के दाम बढ़ रहे थे तो स्टडेड ज्वेलरी का मिक्स, रेवेन्यू मिक्स में ज़्यादा इम्पैक्ट आने की वजह से क्या हुआ है, मार्जिन वाइज परसेंटेज वाइज नंबर जो है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में इन्होंने अपना गाइडेंस यही दिया है कि 7% का जो है EBITDA मार्जिन मेंटेन करेंगे और 4% पैट का नंबर मेंटेन करेंगे। कंपनी ने अपना स्टोर गाइडेंस भी बता ही दिया है, तो नंबर ये आ रहा है कि 20, 22, 25% का नंबर है। तो उनका यही कहना है कि हम कोशिश ये करेंगे कि इस साल हमारा रेवेन्यू जो है, अब एक क्वार्टर बचा है, कोशिश ये रहेगी कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कर दें। वो ऑलमोस्ट तो लग तो रहा है कि 95 का उन्होंने टारगेट दिया था, 9500 करोड़ का, 10,000 करोड़ वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगले साल के लिए उन्होंने 12,000 करोड़ का टारगेट दिया है। तो बेसिकली नंबर जो है वो 15 to 20% का नंबर वो देकर चल रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। लेकिन खैर अच्छा है कि कंपनी का अपने आप को माने ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करके चल रही है, वो जस्ट परफॉर्मेंस बेस पे चलेंगे आगे। उनका यही कहना था कि इसमें हम इसको इसी तरीके से देख रहे हैं कि हमारा ये रेवेन्यू रहेगा, ग्रोथ गाइडेंस हमारी ऐसे है। वो QIB भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगस्त तक का समय है, आने वाले समय में वो उसको भी क्लैरिटी देंगे। मुझे लगता है जब QIB करेंगे, QIB का जो पैसा आएगा तो स्टोर एक्सपेंशन तेज़ हो जाएगा। देखना होगा कैसे क्या होगा। तो कंपनी का ये कहना है कि वो बहुत ही ससेप्टेबल है और बहुत सोच समझ कर स्टोर ओपनिंग कर रही है, इसीलिए थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं, वो ज़्यादा तेज़ी नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनका ये मॉडल अभी उनका वो टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र से बाहर निकले नहीं थे, अब नए राज्यों में वो पहुंच रहे हैं धीरे से। तो वो अपने पहले स्पेस को अपने ग्राइंड माने जिसको कहते हैं ना कि अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन नए शहरों में। जब उनको लगेगा कि हाँ हमारा बेस बन गया है तो शायद वो तेज़ी से स्टोर ओपनिंग की तरफ देखें। तो देखना होगा आगे कैसे क्या होगा कंपनी का। लेबर कोड का जो खर्चा था इस क्वार्टर में आया वो 33.9 करोड़ का आया है। कंपनी ने उस पर भी एक इंफॉर्मेशन दी कि लेबर कोड का जो इम्पैक्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे आने के बावजूद 98% का ग्रोथ दिख रहा है बेसिकली पैट पे अगर आप देखें। तो कंपनी की कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले समय में वे अच्छा करें। उनका ये कहना है कि हमने अपना गोल्ड का बिज़नेस जो है उसको पूरी तरीके से हेज करने की कोशिश करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्राइस के लिहाज से, मार्जिन भी वो मेंटेन करेंगे। तो देखना होगा कैसे क्या होगा। ओवरऑल ये था कंपनी का रिव्यू। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये कंपनी जो है थोड़ा सा स्टडी होकर चल रहे हैं, माने ऐसा नहीं है कि आउट एंड आउट कुछ बहुत ही अलग सा या बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देने वाली कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि वो अभी रीजनल प्लेयर से नेशनल प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा इसको स्टडी रखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जो वो नए स्टोर्स खोल रहे हैं उनके कैसी ग्रोथ आ रही है, कितना वो बेहतर कर पा रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका भी कॉस्ट है। और जितना भी वो कैपेक्स करेंगे या जो भी स्टोर्स खोलेंगे अगले 1 साल में, उसके लिए उन्होंने कहा नहीं कहीं पे भी कि हम कोई डेट लेने वाले हैं। इंटरनल एक्रूवल से ही ये सारे स्टोर खोलेंगे। बेसिकली एक स्टोर खोलने में इस कंपनी को करीब करीब जो देखने में मुझे जो मैं समझा कि करीब करीब एक स्टोर खोलने पे 2-2.5 करोड़ का खर्चा आता है।
इन्वेंट्री को अगर देख ले तो इन्वेंट्री मैनेज करने में 50 से 55 करोड़ का इन्वेंट्री होता है, जबकि जो इनका पीएनजी लाइट वाला मॉडल है, वहाँ जो है वहाँ स्टोर खोलना और वहाँ की इन्वेंट्री मैनेज करना एक अलग बेस गेम होता है, वो एक अलग है। वो अभी इनके रेवेन्यू का 5-6% है। तो अभी इनका जो गाइडेंस यही है कि ये जो नए नए स्टोर खोलेंगे वो पीएनजी लाइट, आधे पीएनजी लाइट के स्टोर्स खोलेंगे और आधे जो है वो इनकी ज्वेलरी पीएनजी गाडगिल, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के नाम से ही स्टोर खोलेंगे। तो 50-50% का रेशियो रहेगा। रेवेन्यू मिक्स में अगर आप देखें तो 5-6% का रेवेन्यू आ रहा है इस समय पीएनजी लाइट बिजनेस से। तो धीरे धीरे उनको ये एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, क्योंकि गोल्ड के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, तो ये पीएनजी लाइट या स्टडेड ज्वेलरी वाला जो बिज़नेस है वो तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखेगा। उसका जो स्टड रेशियो का नंबर 8.2 है, उसको भी ये बढ़ाकर 13-14% तक ले जाना चाहते हैं अगले आने वाले 3 से 4 सालों में। तो कंपनी का गाइडेंस सही है, कंपनी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक में, लेकिन आप बिज़नेस को ट्रैक करें और थोड़ा सा व्यू लंबा रख कर चलें, क्योंकि अगर इसने वो किया जो कल्याण ज्वेलर्स ने किया था या जो टाइटन ने किया था, तो वैल्यू री रेटिंग होगी स्टॉक की और स्टॉक नेक्स्ट लेवल पे जाकर खड़ा होगा। तो इसलिए इसको प्योर प्ले बोल सकते हैं ज्वेलरी सेक्टर में, क्योंकि गोल्ड के दाम इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैंने वो एक कॉन्फिडेंस भी नहीं आता और थोड़ा सा स्टेबल होकर चलना चाहता है। जो बिज़नेस का मैनेजमेंट है, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो थोड़ा सा बैलेंस्ड होकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि हम बहुत तेज़ी से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे एक लिमिटेशंस हैं। हम रीजनल थे, अब हम नेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं, तो हमें धीरे धीरे करके एक्सपेंड करना होगा। फिर एक फेज़ आएगा जब वो तेज़ी से एग्रेसिवली जाएंगे। जो मुझे इशारे में थोड़ा सा उनकी बात से लगा कि वो एक्सपोर्ट मार्केट भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और क्यूआई भी जब करेंगे तो शायद एक्सपोर्ट मार्केट को जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ इशारा मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने ट्रेड डील और ईयू डील के बारे में बात कर दी, जो कि अमेरिका के साथ भी हो रही है। तो इससे समझ में आ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, उनका एक शोरूम यूएस में भी है, जो कि उन्होंने बहुत पहले खोला था, 2000 में खोला था, 2000 में। तो इंटरेस्टिंग है बिज़नेस, देखना होगा। इस मॉडल को देखेंगे, समझेंगे। थोड़ा सा डिटेल वीडियो मैंने बनाया, बिज़नेस मॉडल भी समझाने की कोशिश की है। बिज़नेस में सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई डर की बात नहीं है। अगर आप देखें ज्वेलरी सेक्टर में जो रिटेल प्लेयर्स हैं, उनमें इस समय सबसे तेज़ी से पीएन गाडगिल ग्रो कर रहा है 35.6, लेकिन कंपनी का गाइडेंस यही है कि वो इतनी तेज़ी से नहीं, 20-25% से ग्रो करेंगे। तो अभी देखना होगा कि हम ट्रैक करेंगे कैसे ये तेज़ी से ग्रो करते हैं। क्या ये अब कल्याण को बीट करते रहेंगे कंटिन्यूअसली? इस क्वार्टर तो इन्होंने बीट कर दिया कल्याण को, आगे वाले क्वार्टर में क्या होगा वो भी देखना होगा, क्योंकि कल्याण भी 30-31% के आसपास है। इस क्वार्टर तो 35% का नंबर आ गया है। आगे वाले क्वार्टर में भी इसको ट्रैक करेंगे। जब ये कंटिन्यूअसली अगर आप देखेंगे कि ये उनको कंसिस्टेंटली बीट करना शुरू कर देगा, तो फिर ये एक माने जिसको मैं कह सकता हूँ ना कि स्टॉक की री रेटिंग होगी, वैल्यूएशन एक्रेटिव हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें, और थैंक यू सो मच।